समझ सकें कि जिस भाषा पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और जिसके प्रचार प्रसार के लिए हम संकल्पित हैं, वह भाषा हमारे किस संस्कृति को बिलोंग करती है और हमारी किस भावनाओं को, हमारी देश को किस क्षेत्र में आगे ले जाने वाली है, इस बात को हम जान सकें। हमारे आचार्यों ने प्राकृत की परिभाषा कई रूपों में दी है। सामान्य रूप से ये कहा गया कि प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो बोली जाए, समझी जाए और जिसको जाना जाए, इस भाषा को प्राकृत कहते हैं। और वास्तव में साधारण जनों की जो भाषा है, उस भाषा को प्राकृत कहा गया, क्योंकि वह प्रकृति का अर्थ प्रजा भी होता है। प्रजा का मतलब है जन सामान्य। तो जन सामान्य में जो भाषा प्रारंभ के समय से प्रचलित रही है और आज तक जिस भाषा का अस्तित्व बना हुआ है, वही प्राकृत भाषा के रूप में आज हमारे सामने उपलब्ध है। तो इस तरीके से जो मुझे विषय दिया गया, प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति, तो हम आज केवल इस बात पर चर्चा करेंगे, प्राकृत के विभिन्न आयाम हैं कि प्राकृत का इस लोक से, इस हमारी जन सामान्य से, हमारी समाज से, उसके क्या संबंध है। वास्तव में हम देखें तो भारतवर्ष में जो भाषाएं हैं, उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। विद्वानों ने उनकी दो श्रेणियां रखी हैं, एक तो लोक भाषा और एक शिष्ट भाषा। लोक भाषा का मतलब है जो व्यवहार में प्रयुक्त होती है, बोलचाल में प्रयुक्त होती है, जन सामान्य जिसका उपयोग करता है। और एक ऐसी भाषा होती है जिसका प्रयोग शासन के कार्यों में और दूसरे काव्य के कार्यों में और दूसरे अधिकतर जो दूसरे काव्य हैं, दूसरे क्षेत्र हैं, उनमें प्रयोग होता है। लेकिन ये दोनों भाषाएं अलग अलग नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी होती। तो हमारे यहाँ प्राकृत और संस्कृत यद्यपि प्रमुख भाषाएं रहीं, लेकिन उनके बीच में जो संबंध था वो बड़ा गहरा संबंध था और आज तक वह संबंध बना हुआ है। क्योंकि जो लोक भाषा होती है वही शिष्ट भाषा को आधार प्रदान करती है और जो शिष्ट भाषा होती है वो लोक भाषा को अपने साथ ले चलती है बहुत आगे तक। प्राकृत के इतिहास के साथ भी यही हुआ कि दोनों भाषाओं का, संस्कृत और प्राकृत का, प्राचीन समय से आज तक घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। दूसरी बात ये जानने की है कि प्राकृत का प्रयोग किसी एक निश्चित क्षेत्र में नहीं हुआ, उसका बहुविध प्रयोग हुआ है, अनेक क्षेत्रों में प्रयोग हुआ है। जैसे कई बार हम ये समझते हैं, हमें कहा जाता है कि संस्कृत जो है देव भाषा थी। देव भाषा का मतलब ये नहीं है कि केवल संस्कृत देवता लोग बोलते थे। देव भाषा का मतलब है कि उसको आदर प्राप्त था, सम्मान प्राप्त था और धार्मिक अनुष्ठानों में उसका विशेष प्रयोग होता था। लेकिन हम देखें तो प्राकृत को भी वो सम्मान प्राप्त हुआ और वह आगम की भाषा बनी और आर्यों की भाषा बनी, आचार्यों की भाषा बनी। तो हमारे जो महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग इसलिए अपने उपदेशों में किया या उनके आचार्यों ने उनके उपदेशों को प्राकृत भाषा में इसलिए सुरक्षित रखा, इसलिए उसको आगे बढ़ाया कि ताकि जन सामान्य उससे परिचित हो सके, लाभान्वित हो सके। और हमारे जो उस समय के प्रमुख शासक वर्ग थे, सम्राट अशोक, सम्राट खारवेल, इन्होंने अपनी जनता से जो उनको बात करनी थी, जो सूचनाएं देनी थी, जो उनके संबंध में उनको चिंता करनी थी, वह भी उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से प्राकृत भाषा का प्रयोग उनमें किया। तीसरी बात लोक की ये भी होती है कि कोई भी लोक हो, कोई भी जगत हो, अपने मनोरंजन का जो साधन होता है, उस मनोरंजन के साधन में अपनी प्रिय भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता है। और यही कारण था कि हमारे देश में जो मनोरंजन के साधन प्रमुख रूप से जो नाटक थे, उन नाटकों में प्राकृत का सबसे अधिक प्रयोग हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने किया। तो अभिव्यक्ति का माध्यम भी प्राकृत भाषा हमारे इस देश में बनी, हमारे संस्कृत में बनी
और लोक से जुड़ी हुई रही। प्राकृत की एक विशेषता और हमें प्राप्त होती है कि उसमें भले उपदेश का साहित्य मिलता है, काव्य का साहित्य मिलता है, अच्छे अच्छे ग्रंथ कोश के हमें मिलते हैं, लेकिन उस भाषा में हमारा जो ग्राम्य जीवन है, लोक जीवन है, उसका प्रतिनिधित्व हुआ है। और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक हमारा ग्रंथ है गाथा सप्तशती, जो आज से 2000-2500 साल पहले लिखा गया, संकलित किया गया। उस गाथा सप्तशती ने प्राकृत भाषा को अमर कर दिया। वो इसलिए अमर कर दिया कि वह जो भाषा, उसमें जो ग्रंथ, उसमें जो गाथाएं संकलित की गई, जो हमारे सामने आज उपस्थित हुआ है, उसमें हमारी जो ग्राम्य जीवन की अभिव्यक्तियां हैं, उस समय का सोच है, उस समय के विचार हैं, उस समय की भावनाएं हैं, वो सभी की सभी उसमें सुरक्षित हुई हैं। और कवियों ने फिर जब उस भाषा को पढ़ा, उस ग्रंथ को पढ़ा, उस ग्रंथ के संबंध में चर्चा आगे की शताब्दी में हुई, तो लोगों ने कहा कि वास्तव में जैसे हम ठंडा जल पीने से हमारी प्यास बुझती है और हमको संतृप्त होता है, हमको संतुष्टि मिलती है, हमारी मन, हमारा आत्मा संतुष्ट तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार से प्राकृत को पढ़ने से भी हमारे जो भीतर की काव्य प्रतिभा है, हमारे भीतर जो काव्य की भूख है, वो संतृप्त हो जाती है। कवि कहता है कि पायम कंबम विरसो जो जाए तहा विछेय भणये उयस पासियसिये लस तिक्तिम न बच्चाम। कि जिस प्रकार से हमारे जो रसिक व्यक्तियों ने जो प्राकृत काव्य रचे हैं, जब हम उनकी रचना को पढ़ते हैं, उनमें जो रस है उसका अनुभव करते हैं, तो जैसे हम ठंडे जल से अपने को तृप्त कर लेते हैं, उससे भी अधिक हम प्राकृत भाषा के माध्यम से अपने मन का मनोरंजन और अपने मन का संतोष प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति को अगर हमें जानना है, तो हमें प्राकृत भाषा के ग्रंथों का और उनमें जो संस्कृति है उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक और इतिहास बना, भारतीय जो इतिहास लिखे गए उनमें भारत की जो प्रधान भाषा है संस्कृत भाषा, उसका प्रयोग तो अच्छी तरह से हुआ, लेकिन हमारी जो लोक भाषाएं हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, इनमें जो इतिहास है, इसमें जो हमारी जीवन है, हमारी लोक संस्कृति है, उसका उपयोग अभी उस मात्रा तक नहीं हुआ जितना कि संस्कृत का हुआ है। तो इसमें अभी ऐसे तत्व, ऐसे फैक्ट्स छिपे हुए हैं जो हमारे भारतीय इतिहास को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और इतिहास का एक नया रूप दे सकते हैं। कई लोग हम लोग अध्ययन करते हैं और ये कहते हैं कि प्राकृत भाषा संस्कृत के साथ साथ चली। हम ये भी कहते हैं कि प्राकृत भाषा वैदिक समय में भी उपलब्ध थी और वैदिक ग्रंथों में प्राकृत के कई रूप हमको प्राप्त होते हैं। यही लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में अभी कुछ दिन पूर्व भी एक जो संगोष्ठी हुई थी, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। वहां पर हमारे प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी साहब भी पधारे थे और बहुत ही शीर्षक विद्वान हमारे भारतवर्ष के, विश्व के वो हैं। उन्होंने प्राकृत भाषा की चर्चा करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि आप लोग प्राकृत को पढ़ने वाले लोग बड़े संतोषी जीव हैं। प्राकृत को संबंध वेद से जोड़ करके वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी भाषा बहुत प्राचीन है, लेकिन इतना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वेदों से भी पहले इस देश की जो संस्कृति थी, यहाँ ग्रीक के और ईरान के लोगों के साथ जो हमारे इस देश के संबंध थे, वो संबंध प्राकृत भाषा में सुरक्षित। अर्थात उन्होंने कई उदाहरण हमारे सामने रखे और उन्होंने कहा कि ग्रीक की भाषा, ईरान की भाषा प्राकृत से मिलती जुलती है और वो अध्ययन अभी प्राकृत के विद्वानों ने नहीं किया है। उन्होंने तो इतना सुंदर बात हमारे सामने रखी थी। उन्होंने कहा ये जो ईरान शब्द है, ईरान शब्द कहाँ से आया? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि हम नमोकार मंत्र में आयरियानम बोलते हैं। ये आयरियानम का ही संक्षिप्त रूप ईरान है, आचार्यों की भाषा।
जो प्राकृत रही है वह ईरान से उसका घनिष्ठ संबंध प्राचीन समय से है, और ऐसे कई शब्द हमको इस भाषा में मिलते हैं। एक बड़ा सुंदर शब्द प्राकृत भाषा का है और उसका प्रयोग हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। आज हम सब जगह जानते हैं कि पुलिस शब्द का प्रयोग बहुत होता है। पुलिस हमारी सब व्यवस्था देखती है। अब ये पुलिस शब्द को हम मानते हैं कि अंग्रेजों ने हमको दे दिया, पुर्तगालियों ने हमको दे दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पुलिस शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है। और क्यों शब्द है? तो हमारे जो रक्षा करने वाले लोग थे, राजपुरुष थे, उनको पुरुष कहते थे। राजपुरुष का संक्षिप्त रूप पुरुष था। और पुरुष को जब हम प्राकृत में कहते हैं तो मागधी प्राकृत में उसका पुलिस रूप बनता है। वह पुलिस रूप ही सारे देश में, सारे विश्व में प्रचलित हो गया। इतना ही नहीं, एक और उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर त्रिपाठी जी ने रखा और वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, हमें प्रेरणा देता है। आज हमारे सब सामने पुरुष को उर्दू भाषा में मर्द शब्द का प्रयोग है। मर्द माने पुरुष। उन्होंने कहा ये मर्द कहाँ से आ गया? उर्दू भाषा हमारे यहाँ आई और उसमें पुरुष को जो मर्द शब्द कहा जाने लगा, मर्द का मतलब है व्यक्ति, आदमी, पुरुष। तो उन्होंने कहा कि इसका सीधा संबंध प्राकृत भाषा से है। ईरानी भाषा में पुरुष को मरय कहा गया है, मरय। और मरय प्राकृत का शब्द है और मरय से बाद में उर्दू में मर्द शब्द प्रचलित हुआ और राजस्थानी में वही मरय शब्द मारू के रूप में प्रचलित हो गया। ढोला मारू हम जानते हैं और मारू जो है हीरो के लिए, पुरुष के लिए प्रयुक्त है, ढोला स्त्री के लिए प्रयुक्त है। तो हमारे संबंध इन प्राकृत भाषाओं के माध्यम से, ईरान से, उर्दू से, संस्कृत से और हमारी जो भाषाएं हैं उनसे बड़ी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम जानते हैं कि हमारी एक संस्कृति पूरे विश्व में मितानी संस्कृति है, वो भी ईरान से और ग्रीक से संबंध रखती है। ये मितानी क्या है? तो वास्तव में प्राकृत भाषा में जो मितानी शब्द है, मित्रता के लिए, मैत्री भाव के लिए, वो मितानी का आगे चल करके उसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो ऐसा बहुत सा कार्य हमारे करने के लिए अभी बाकी है कि हम प्राकृत भाषा के माध्यम से ऐसे कार्यों को करें। मैंने चर्चा की थी कि हमारा प्राचीन ग्रंथ, लोक संस्कृति का ग्रंथ, हमारे ग्राम्य जीवन का ग्रंथ गाथा सप्तशती है। गाथा सप्तशती यदि हम कहना चाहें वास्तव में उसका एक शब्द में हम अनुवाद करना चाहें तो महिलाओं की भाषा, यह है उसका अर्थ। अगर हम गाथा सप्तशती को देखें तो उसमें जितने भी गाथाएं हैं वे महिलाओं के द्वारा आपस में एक दूसरे को कही गई, एक दूसरे को सुनाई गई है, एक दूसरे को पूछी गई है। और उसका परिणाम यह हुआ, आप सब जानते हैं, हमारे प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद चंद पांडे, जो संस्कृत के भी विद्वान थे, हिस्ट्री के भी विद्वान थे, प्राकृत के विद्वान थे और मैथमेटिक्स के विद्वान थे, साइंस के विद्वान भी थे। उन्होंने गाथा सप्तशती का एक अनुवाद किया है। वो किताब लोक भारती से छपी है और उसका नाम उन्होंने रखा है महिलाएं। प्राकृत के हर व्यक्ति को वो महिलाएं किताब पढ़नी चाहिए। और उन्होंने उस जो प्राकृत गाथाएं हैं, उन प्राकृत गाथाओं का अर्थ, उनका काव्य में जो अर्थ है वो उन्होंने प्राकृत हिंदी कविता में उसका अर्थ वो हमारे सामने उपस्थित किया। तो हमारे जो गाथा सप्तशती है उसमें देखिए कई नई नई चीजें हमारे सामने उपस्थित हुई हैं जो लोक से, जीवन से, जनजीवन से हमारे सामने उपस्थित रखती है। हम सब जानते हैं, प्रकृति को देखते हैं, सूर्य चंद्रमा को देखते हैं और आप देखते हैं कि चंद्रमा क्या होता है कि 15 दिन छोटा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा को जाकर के पूर्ण होता है। अब एक सामान्य घटना है, प्रकृति घटना है, होती है, लेकिन कवि ने इस घटना को, प्राकृत के कवि ने इस घटना को अपने एक कारण दिया। उन्होंने कहा क्यों ऐसा होता है, क्यों चंद्रमा जो है छोटा होने के बाद धीरे धीरे बढ़कर के पूर्णिमा की तरफ जाता है। तो कवि कहता है कि वास्तव में ब्रह्मा जो है, क्योंकि जो उस मान्यता को मानने वाले हैं,
उन्होंने कहा कि महिला की सुंदरता का वर्णन करना चाहता था ब्रह्म। कैसे वर्णन करे? तो पहले महिला को सुंदर बनाया तो थोड़ा छोटा बना, चंद्रमा का छोटा आकार हुआ, फिर धीरे धीरे मिटाता रहा, बनाता रहा और 15 दिन तक बनाते बनाते जब वो पूर्ण रूप से स्त्री के सौंदर्य को पूर्ण रूप से कर पाया, तब पूर्णिमा का चांद बन पाया। अब इस घटना का और जनजीवन के इस मान्यता का जो हम देखें तो हमें अन्यत्र ऐसा उदाहरण हमें प्राप्त नहीं होता कि इस प्रकार की उपमाएं हमारे जीवन में प्राप्त होती है और हमें वो लोक जीवन से हमें जोड़ती हैं। तो ये लोक जीवन से जुड़ने वाली जो चीजें हैं उनको हमको देखना है। जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो केवल इस प्रकार की भावनाएं नहीं, इस प्रकार की उपमाएं नहीं, बल्कि हमें भाषा भी लोक जीवन की प्राप्त होती है, जीवन भी लोक जीवन का प्राप्त होता है। लोक में क्या क्या विश्वास थे वो हमें प्राकृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। किस प्रकार के हमारी लोक चिकित्सा थी वो हमको प्राप्त होती है। लोक वार्ताएं क्या थी, लोकोक्तियां क्या थी, लोक कथाएं क्या थी, ये सारे के सारे तत्व जो हमें प्राकृत साहित्य में लोक संस्कृति के तत्व हैं वो प्राकृत साहित्य में उपलब्ध है। अभी हमने उस दृष्टि से कार्य नहीं किया। मैंने 2-4 लेख प्राकृत और लोक संस्कृति पर लिखे थे। उनमें इस तरीके का प्रयत्न किया था कि विद्यार्थी या आगे के शोध छात्र इन पर कार्य करें कि कैसे लोक संस्कृति से प्राकृत भाषा जुड़ी हुई है। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी सी लोकोक्तियां प्रचलित हैं। उन लोकोक्तियां वो कहाँ से आई, कैसे उनका जन्म हुआ। जैसे आज हम कहते हैं कि जो गुड़ देने से मर जाए उसको विष देने की क्या जरूरत है, मतलब जो मीठी वाणी से ही मर जाए उसको कड़वे गुड़ेण चीय तस्य विषम दीजिए किंबा, जो गुड़ से ही मर जाए उसको विष देने की क्या जरूरत है। एक छोटी सी और हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, ये लोक में बहुत प्रचलित है। अर्थात हाथ में जो कंगन पहने हुए हैं उसको शीशा दिखाने की या शीशा में दर्पण में देखने की जरूरत नहीं है। प्राकृत कवि भी कहता है कि हप्तठियम कंकणियम को भण लोइये आरसीय। आरसीय मानो वही दर्पण, उसमें कौन देखता है जिसने हाथ में कंगन पहना हुआ है। एक और छोटी सी कहावत हमारे लोक जीवन में प्रचलित है कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी आपत्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं और हम सोचते हैं कि जब समस्या आएगी तब हम उसका समाधान खोज लेंगे। प्राकृत कवि कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे स्थिति ये होती है कि जब घर में आग लग जाए तो हम कुआं नहीं खोज सकते। तो कवि कहता है कि नहीं कि हम पलटते, घर के जलने पर अबडम खड़ियम तरह कोई, कुआं कोई खोद नहीं सकता है और न घर को बचा सकता है। तो समस्या अगर कोई आनी है तो उसका समाधान भी हमें पहले से खोज कर रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में हमें प्राकृत काव्यों में मिलती हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा कि गाथा सप्तशती में, बज्जा लग्गम में और भी जो हमारे प्राकृत मुख्य काव्य हैं उनमें महिलाओं के संबंध में, उनके गुणों के संबंध में बहुत सी बातें कही गई हैं। एक बात बहुत प्रचलित है कि घर की लक्ष्मी किसको कहा जाए, तो ये बड़ा प्रसिद्ध गाथा हमारे यहाँ है कि भुंजे भुंजिए शेषम सुप्पई सुप्पम्मी परियणे शैले पडबम चे विभुजई घरस्य लच्छी न स घरणी। अब यद्यपि आज मिलना मुश्किल है, बड़ी खोजने पे मिलते हैं, लेकिन वो कभी कहता है कि सबको खिला करके जो भोजन करती है, सुप्पई सुप्पम्मी परिजने शैले, परिवार के सास ससुर बच्चे सभी के सो जाने पर, उनकी सही व्यवस्था कर देने पर फिर वो सोती है। और पडमम चेव विभुजई, सवेरे बच्चों को स्कूल भेजना है तो पहले ही उठ जाती है। ऐसी जो महिला है वो खाली घरणी नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है। और ऐसी महिलाओं से ही हमारा समाज आज सुसमृद्ध है, हमारा समाज आज अच्छी तरह से स्थित है और विकसित है। एक बात और हमारे लोक समाज में, लोक जीवन में प्रचलित है, मैं इसलिए ज़्यादा उपदेश की बातें और ज़्यादा हमारे आगमों की बातें आपके सामने नहीं रखना चाहता। हमारे लोक में जो जो चीज़ें प्रचलित हैं
हमारे जो जीवन में जो कुछ प्रचलित है उसके संबंध में ही बात करना चाहता हूँ। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या तो क्या कहना चाहिए, सबसे प्रसिद्ध चीज है, और हम ये कहते हैं कि हमको जीवन साथी अच्छा नहीं मिला। पुरुष को पूछो तो वो कहता है महिला अच्छी नहीं मिली, पत्नी अच्छी नहीं मिली। पत्नी को पूछे तो वो कहता पति अच्छा नहीं मिला, सास अच्छी नहीं मिली, ननद अच्छी नहीं मिली, और सब कुछ अच्छे मिल भी जाए तो पति तो कभी किसी को अच्छा मिला ही। अब ये बात सामान्य तौर से गप्पों में होती है, लेकिन हमारा कवि इस बात से परिचित था। 11वीं 10वीं शताब्दी का कवि वो क्या कहता है कि वर और कन्या इनकी हम जोड़ी मिलाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमको समझ लेना चाहिए कि कथक भी वरो न कन्या। कहीं पर तो वर अच्छा है लेकिन न कन्या, कन्या अच्छी नहीं है। कथक भी कन्या और कहीं कन्या बहुत अच्छी है तो न सुंदर वर, तो वहां सुंदर जो है वर नहीं है। वर कन्या संजोगो और कन्या दोनों अच्छा हो जाए, ऐसा जो संयोग है वो दुर्लभ है, इसमें दुर्लभ है। इसलिए संतोष धारण करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको अच्छा मिलेगी, जो मिला है उसमें संतोष धारण करने की बात है और जीवन चलाने की बात है। ये प्राकृत का कवि हमें कई बार इस बात की बात करता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमें लोग से वो जोड़ी हुई बातें हैं जो कहती है। वो हम आजकल देखते हैं कि हमारे कई तो शत्रु होते हैं, कई मित्र होते हैं, और इनकी पहचान हम कई दृष्टि से करते हैं कि जो हमको उधार दे दे वो तो हमारा मित्र, जो हमसे उधारी मांग ले वो हमारा शत्रु, और भी कई चीजें होती हैं। लेकिन कवि जो कहता है वो कहता है इतना नहीं है, एक ही कसौटी है। सच्चा जो हितैषी है वो एक ही कटौती है कि घर के मध्य में जो हमारा आलस्य हमारे जीवन में है, जिसको कवि ने प्रमाद कहा कि जो हमें प्रमाद से रोकता है, प्रमाद करने से रोकता है, आलसी बनने से रोकता है, फालतू बनने से रोकता है, वो तो हमारा मित्र है। और जो हमें फालतू बनाता है, जो हमें प्रमाद में लगाता है, व्यर्थ के कार्यों में जोड़ता है, वही सबसे बड़ा शत्रु है। और इनकी पहचान और कुछ नहीं है। इतने ये दो पहचान हमारे लोक कवि ने हमारे सामने रखी। ऐसी कई कसौटियां हैं हमारे जो प्राकृत कवियों ने हमारे सामने दिए। आज हम कहते हैं कि पैसा हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास मित्र होना चाहिए, हमारा रूप सुंदर होना चाहिए, हमारा धर्म अच्छा होना चाहिए, हमारा विज्ञान अच्छा होना चाहिए। कवि के सामने भी ये समस्या प्राकृत कवियों के सामने हमेशा रही है। और एक प्राकृत कवि ने एक ही गाथा में इन चारों चीजों को हमारे सामने रख दिया। उसने कहा, ये इसकी बड़ी सार्थक गाथा है, इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है, कई जगह मैंने की भी है। वो कहता है कि जम हत्थे तम हत्थम, एक एक छोटा छोटा वाक्य है। जम हत्थे तम हत्थम तम मित्तम जो विभत्ति ठाणी तम रूपम जत्थ गुणा सो धम्मो जत्थ विज्ञान। 4 वाक्य उसने कहे कि पैसा कौन सा है, तम अर्थम, वही पैसा है जो हत्थे, जो आपके हाथ में है। अब हाथ का मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक में है तो वो पैसा नहीं है, आपके जमा हुआ है तो वो पैसा नहीं है। हत्थे का मतलब है यहाँ स्वाधीन, जो आपके स्वाधीन है, आपके अधिकार में है। दूसरा एक अर्थ और है इसका कि जो आपने खुद अपने हाथ से, अपने पुरुषार्थ से कमाया है, बाप का कमाया हुआ या विरासत का मिला हुआ पैसा, वो आपको प्रसिद्धि नहीं दे सकता, और देगा तो बहुत कम देगा। तो हत्या का मतलब यहाँ पुरुषार्थ नहीं, कि जो पुरुषार्थ से कमाया हुआ है वह तो धन है, अथम है। और मित्र कौन सा है, तो कहते हैं विपत्ति ये ठाणी, जो विपत्ति में आपके सामने खड़ा हुआ है वही मित्र है। कौन सी विपत्तियां हैं, क्या है, कई तरह की है, उनमें प्रश्न नहीं करना। हर विपत्ति में जो खड़ा हुआ है वो मित्र है। और एक आज की समस्या है कि हम अपने सौंदर्य को चमकाने के लिए दुनिया भर के प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कवि ने एक ही लाइन हमारे सामने रखी कि तम रूपम जत्थ गुणा, सौंदर्य वही है जिसमें गुण भी हो। बिना गुणों के कितना ही सौंदर्य हो वो सौंदर्य नहीं है, तो गुणों का होना भी जरूरी है। और कवि ने अंतिम बात कह दी कि हाँ, आज हम सभी धार्मिक हैं, आज सब हम ही वैज्ञानिक हैं, लेकिन कवि कहता है सो धम्मो जत्थ विज्ञानम, धर्म वही है
जिसमें विज्ञान का मतलब यहाँ साइंस नहीं है, विज्ञान का मतलब है विश्लेषण, अंधविश्वास नहीं, कि जहां आप विश्लेषण पूर्वक जिस धर्म को समझ बूझ कर जिसको अपनाते हैं, जो तो आप पे थोपा नहीं जाता है, जो जबरदस्ती आपको नहीं बनाया जाता है, वही धर्म है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे बात हमारे सामने कवियों ने हमारे सामने रखा है और हमें लोक संस्कृति से जोड़ने का प्रयत्न किया है। एक बात और जो मुझे अच्छी लगती है प्राकृत कवियों की, वो बात ये अच्छी लगती है कि लोक में जो कुछ भी प्रचलित था, प्राकृत कवियों ने उसको धर्म की दृष्टि से नहीं देखा। जैसे हमारे यहाँ दो चीजें बड़ी प्रचलित थी, एक तो राम कथा और एक कृष्ण कथा, एक रामायण और एक महाभारत। ये दो बड़े महाकाव्य और ये दो बड़ी लोक कथाएं हमारे जीवन में प्रचलित रही। प्राकृत का शुरू से उठा के आज तक का इतिहास देख लें, हमारे प्राकृत कवियों ने इन दोनों को नहीं छोड़ा। प्राकृत में जो राम कथा है, राम कथा के कई ग्रंथ प्राकृत कवियों ने लिखे, अपभ्रंश में लिखे, प्राकृत में लिखे, संस्कृत में लिखे, आधुनिक राजस्थानी में लिखे। तो राम कथा का प्रचार प्राकृत कवियों के बीच में हमेशा रहा और उसको उन्होंने पौंचर्यम नाम दिया। राम को पद्म कहा, कमल जैसा हर तरह से सुशोभित होता है, हर तरह से गुणी होता है, हर तरह से उसका स्थान प्रमुख होता है। उसी तरीके से उन्होंने राम को पद्म के नाम से जाना और संस्कृत में पद्मचरित, प्राकृत में पद्मचर्यम और इसमें अपभ्रंश में पौंचर्यु, इस तरह की नाम राम कथा हमारे यहाँ प्रचलित है। खाली राम कथा प्रचलित नहीं है, खाली राम कथा लिखी नहीं गई, उसमें उन्होंने नए आदर्श भी हमारे सामने रखे। पौंचर्यु का जो लेखक है स्वयंभू, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही और वो कहता है राम जी वनवास क्यों गए। राम जी वनवास केवल इसलिए नहीं गए कि पिताजी ने कह दिया और उनकी आज्ञा माननी थी, या पिताजी को अपने वर, दशरथ जी को अपने वर पूरे करने थे इसलिए राम को उन्होंने वनवास दे दिया, बल्कि राम इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, मेरा व्यक्तित्व अयोध्या में रहेगा, तब तक मेरा छोटा भाई भरत राजा नहीं बन सकता है। तो अगर मैं चला जाऊंगा तो भरत को राजा बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये पंक्ति स्वयंभू ने अपने काव्य में लिखी है कि राम इस कारण से उनके मार्ग से हट गए और उनको उपमा की दी कि जब सूर्य चला जाएगा तब चंद्रमा चमकेगा। तो इसलिए सूर्य वन में चला गया और चंद्रमा अयोध्या में चमक गया। अब ये बात हमें और कहीं किसी कवि में नहीं मिलती, जो प्राकृत कवि की मनोदशा के कारण से हमारे सामने आई। इसी तरीके से कृष्ण कथा भी है। कृष्ण कथा भी हमारे नेमिनाथ तीर्थंकर से जुड़ी हुई है। नेमिनाथ तीर्थंकर का वर्णन हमारे सामने आया, उनकी कई रचनाएं आई। कर्णचर्यम हमारे यहाँ लिखा गया, अरिष्ट नेमि पर कई काव्य हमारे यहाँ लिखे गए। वसुदेव हिंदी प्राकृत का पहला काव्य, पहला ग्रंथ, कथा ग्रंथ कृष्ण कथा पर आधारित ग्रंथ तो लिखे गए, ये तो बात सही है, लेकिन कृष्ण के चरित्र को जो प्राकृत कवियों ने एक स्थान दिया, प्राकृत कवियों ने जो एक मार्गदर्शन दिया, एक नई दृष्टि दी, वो हमें खोजने की है, वो देखने की है। मैं ज्ञाता धर्म कथा के कुछ संस्करण देख रहा था, मुझे और जगह नहीं मिला। ज्ञाता धर्म कथा में एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गली में घूमने के लिए निकले हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है अपना मकान बना रहा है, लेकिन ईंटों का ढेर बाहर पड़ा हुआ है। तो उस ईंटों के ढेर को वो भीतर ले जाने में उसको बड़ी कठिनाई हो रही है, एक एक ले जा रहा है। कृष्ण ने देखा कि इस वृद्ध व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और कृष्ण ने एक ईंट उठाई और उसके भीतर रख दी। उनके साथ चलने वाले जो 50 उनके मित्र थे, ग्वाले थे, सब ने ईंटें उठाई और भीतर चली गई। अब कृष्ण का ये परोपकारी रूप मुझे कहीं और कृष्ण कथा में नहीं मिला। प्राकृत के कवियों ने ये दृष्टि कहाँ से आई कि कृष्ण के चरित्र को उनको नई दृष्टि से देखा। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण कृष्ण के चरित्र के, राम के चरित्र के हमारे सामने हैं। तो हमारे जीवन में जो लोक स्वरूप है, लोक की कथाएं हैं, लोक के विश्वास हैं, लोक की कथाएं हैं, इनको प्राकृत कवियों ने सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। आप सभी विद्वान लोग हैं
और सभी पढ़े लिखे अध्ययन से जुड़े हुए लोग हैं, प्राकृत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, नाटकों का आपने अध्ययन किया है। मृच्छकटिक नाम का एक नाटक हमारे यहाँ है, भारतवर्ष का प्रसिद्ध नाटक है मृच्छकटिक। और मृच्छकटिक का अगर हम हिंदी में बात करें तो मिट्टी की गाड़ी। अब इतने अच्छे अच्छे नाम हमारे नाटकों के होते हैं, शकुंतला नाटक है, वासवदत्ता नाटक है, और भी कई नाटक के नाम हमारे अच्छे अच्छे। मिट्टी की गाड़ी रखने का क्या, मिट्टी का गाड़ी नाम रखने का कवि को क्या मतलब था? लेकिन अगर हम पढ़े इस नाटक को समझे तो हमारी मिट्टी मतलब हमारा लोक, हमारी लोक संस्कृति। उस लोक संस्कृति में जितनी भाषाएं उस समय प्रचलित थी, उन सारी भाषाओं का प्रयोग इस एक नाटक में हमको देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से जितने प्रकार के पात्र चरित्र जीवन में उस समय हो सकते थे, समाज में हो सकते थे, वो सारे के सारे पात्र इस नाटक में हमको मिल जाते हैं। और एक बड़ी बात जो मृच्छकटिक में हमको मिलती है वो ये मिलती है कि जो कुछ हमको प्राप्त है उस प्राप्त से कोई पात्र संतुष्ट नहीं है। चारुदत्त को दरिद्रता है तो वो दरिद्रता से संतुष्ट नहीं है, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, वो गणिका को प्रेम करता है। गणिका गणिका है तो वो गणिका का जो स्वभाव है, गणिका का जो व्यापार है उससे संतुष्ट नहीं है, वो वधू बनना चाहती है। सर्वलित चोर है तो वो चोर नहीं रहना चाहता है, वो उससे आगे बढ़ करके अपने जीवन को सुधारना चाहता है। जितने भी पात्र हैं उस नाटक के सारे पात्र जो उनका असंतोष है उसको व्यक्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसा एक नाटक जो हमारे समाज का चित्रण करता है, प्राकृत के कवियों ने हमारे सामने उपस्थित किया। उसका मतलब है और हमें ये बताता है कि जो गाड़ी का बदलना हमारे जीवन का एक अंग है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में गाड़ी ना बदली। गाड़ी का मतलब हमारे जीवन का उतार चढ़ाव, हमारे जीवन का क्रम, विकास क्रम। एक सा विकास कभी किसी का नहीं रहता, वो बदलता है। हमारे चाहे भूले से बदले, हमारी चाहे पहचान से बदले, हमारी जानकारी में बदले, लेकिन हमारे जीवन में गाड़ी के पहिए बदलते हैं। मृच्छकटिक में एक बात हमें सिखाई गई कि बिना विचारे कभी गमन मत करना। गाड़ी का मतलब क्या है? यहाँ गमन करना, हम आगे बढ़ना। हम जो आगे बढ़ते हैं और बिना विचारे अगर आगे बढ़ते हैं तो दुर्घटना संभावित है। तो हमें मृच्छकटिक सिखाता है कि बिना विचारे आगे नहीं बढ़ना। इस तरीके की लौकिक काव्य हमारे जीवन में बहुत प्रयोग हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं। समय कम है और हमारे सुदीप जी ने प्राकृत के संबंध में बहुत सी चर्चाएं कर दी थी, और ये स्वाभाविक है क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने अगर अपनी भाषण में कहा भी कि कई गुरुओं का संपर्क उनके उसमें रहा है, तो सुदीप जी ने सोचा होगा कि मेरे 80 साल के बूढ़े गुरु को ज़्यादा ना बोलना पड़े, तो 20-25 मिनट वो ले लें तो कम बोलना पड़ेगा। मैं उनका उपकार मानता हूँ कि उन्होंने थोड़ा समय मेरा बचाया और मुझे कम बोलने का अवसर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृत में इस प्रकार के कई शब्द भी हैं जो शब्द हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। आज हम देखें कि राजस्थान में और पूरे देश में कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार के हमारे उपनाम हमारे सामने प्रचलित हैं। अब वो उपनाम संस्कृत से नहीं आए। राजस्थान के आप उपनाम देखें तो वो संस्कृत से नहीं आए। प्राकृत के जो प्रयोग थे, प्राकृत के जो उनके धंधों के नाम थे, उन धंधों से वो नाम आए हैं। आप देखें कि एक दोषी शब्द है, दोषी जाति है हमारे यहाँ, दोषी उपनाम, भरत दोषी और भी कई दोषी है। अब ये दोषी जो है गिल्टी नहीं है, ये दोषी दोष करने वाले नहीं है। इन दोषी का मतलब है कि वो दोष जिसको दुस्सा कहते थे, जिसको कपड़ा कहते थे ओढ़ने का चादर, उसको धुस्सा कहते हैं, दुस्सा कहते हैं, उसका जो व्यापार करते थे वो आगे चल करके दोषी हो। बोथरा हमारे यहाँ है। अब ये बोथरा संस्कृत से नहीं आया, कहाँ से आ गया बोथरा? तो हमारे यहाँ जहाज को बोहित्य कहा गया है। तो जहाज का व्यापार जिनके परंपरा में होता था, जहाज का जो व्यापार करते थे वो बोहित्य के परिवार वाले आगे चल करके
बोथरा के नाम से हमारे प्रचलित हुई। कावड़िया, राजस्थान में आप देखें, ये कावड़िया भी सरनेम होता है। अब कावड़िया ये कावड़ ढोने वाले नहीं थे, जो कंधे पे कावड़ ढोते हैं वो कावड़िया नहीं थे। एक्चुअली हमारे जो उस समय का समाज था, उस समय में जो मुद्राएं प्रचलित थी, उन मुद्रा में एक कबड्ड नाम की मुद्रा प्रचलित थी, और ऐसी मुद्राओं का जो व्यापार करते थे, कबड्ड की मुद्रा का जो व्यापार करते थे, वो कावड़िया के नाम से जाने गए। एक गुजरात में सरनेम है नानावटी। अब नानावटी क्या है? नाना माने छोटा नहीं है, नाना का मतलब है कले अनेक प्रकार का, और बटी का मतलब पत्थर नहीं है, बटी का मतलब ये पट है। तो अनेक प्रकार के वस्त्रों का जो व्यापार करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की शिल्पों का, दूसरी तरह का, वो इस प्रकार के लोग जो है नानावटी। ऐसे 50 उदाहरण हमारे सामने हैं जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन में प्रयुक्त हुए हैं। तो प्राकृत भाषा हमारे जीवन में वर्तमान में जो कुछ भी परिवर्तन हमारे सामने हुआ है, उस परिवर्तन को भी हमारे सामने उपस्थित करती है। आज आप देखें कि हम परिवार में छोटी सी खुशी, छोटा सा मनोरंजन, छोटा सा हल्का सा हास खोजने के लिए तत्पर रहते हैं कि जरा सी हंसी आ जाए, जिंदगी में हम बहुत उदास हैं, थोड़ी सी हंसी आ जाए। हमारा प्राकृत का कवि इस बात को, मनोरंजन को एक बड़े हल्के ढंग से लेता है, और वो गांव का आदमी है, गांव का कवि है, गांव का लेखक है, तो गांव में ही खोजता है, ग्रामीण जीवन में ही खोजता है। और क्या खोजता है? तो कहता है, उसने इतनी सुंदर गाथा सप्तशती में आई है, वो कहता है, पाई पडियस पैलो पुट्ठी पुत्ते समारूह है तम्मी दडमन्नु नाये भी हासो धरणी निकंतो। उसकी जो पत्नी है बड़ी नाराज थी, गुस्से में थी पति से किसी बात में। स्वाभाविक है, पत्नियों का नाराज होना भी चाहिए। तो वो नाराज थी, अब वो किसी तरीके से मान नहीं रही थी। तो पति क्या हुआ, घर पे घोड़ा बन गया, और घोड़े बनने पर उसका पुत्र जो है उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसकी पीठ पर चढ़े हुए बच्चे को देख करके वो इतने दिनों की जो रूठी हुई पत्नी थी, उसको भी हाथ छूट गया, उसकी भी मुस्कुराहट आ गई, और कभी पूरे घर में हास का वातावरण बन गया। अब ये छोटा सा एक घर का टुकड़ा है हंसी का। ऐसे हंसी के कई क्षण हमारे प्राकृत कवियों ने अपने जीवन में रखे हैं, और हमारे एक कवि है जिन्होंने इस प्राकृत कविता का, प्राकृत गाथा का और सुंदर कविता में उल्लेख किया है। वो कहते हैं, पांव पड़े पति पर चढ़े सुत का कर्तव्य देख। पति झुका क्यों था? पति झुका इसलिए था, पत्नी को मनाने के लिए, पत्नी के पांव पड़ने के लिए झुका था, और पांव पड़ने के लिए झुका तो घोड़ा बन गया, तो पुत्र उसके ऊपर चढ़ गया। तो उसका वर्णन करता है हिंदी कवि, कहता है कि पांव पड़े पति पर चढ़े सुत का कर्तव्य देख, और गृहिणी के रूठे बदन खिली हंसी की रेख। एक हंसी की रेखा उसके मुंह पे आ गई, और सारा वातावरण, सारा घर का वातावरण बदल गया। तो इस तरीके से हमारे प्राकृत साहित्य में शब्दों का, भाषा का, कथाओं का, प्रसंगों का इतना ढेर है। हमें खोजने की जरूरत है कि कैसे हम उस लोक संस्कृति को अपने जीवन में लाएं, और भारत के जीवन के साथ उसको जोड़ें। बहुत सी बातें हैं, उतना सब मैं आज आपके सामने नहीं कहना चाहता हूँ। इतना कहना चाहता हूँ कि भाषा की समृद्धि प्राकृत की बहुत अधिक है, उसको उजागर करने की जरूरत है, और उसको अगर हम उजागर करेंगे तो हमारे भारत का जो दृश्य है, हमारे भारत का जो जीवन है, हमारे भारत का जो इतिहास है, वह भी उजागर होगा। छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में हैं, और प्राकृत साहित्य में हमें मिलती हैं। आप अगर दृष्टांतों को लें, प्राकृत कवियों ने इतने सुंदर दृष्टांत दिए हैं, चाहे वो आचार्य कुंदकुंत हो, दूसरे लोग हों, अन्य कवि लोग हों, वो सारे दृष्टांत उन्होंने लोक से उठाए हैं, खेती से उठाए हैं, बीजों से उठाए हैं, फलों से उठाए हैं, ऐसी ऐसी जगह से उठाए हैं जो हमारे लोक जीवन के अंग हैं। और उन लोक जीवन से उन दृष्टांतों को उठा करके हमारे सामने रखा है। उनका भी हम संकलन करें, उनको दृष्टि से देखें, तो हम लोक संस्कृति के अनेक रंगों को अपने जीवन में परिचित कर सकते हैं। एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, और वो इसलिए कि अनेक लोक के दृष्टांत हमारे जीवन में हैं,
एक बात हमारे जो प्राकृत कवियों ने अपने ग्रंथों में की है, और चूंकि मैं कथा का प्रेमी रहा हूँ, कथाओं का मेरा काम भी रहा है, मुझे एक बात कभी भी समझ में नहीं आई, बहुत दिनों बाद समझ में आई कि कथाएं जो हमें मिलती हैं उनमें व्यापारी व्यापार करने के लिए समुद्र में जाता है, व्यापार करता है। ऐसी कोई भी घटना मुझे नहीं मिली, कहानी नहीं मिली कि जिसमें वो समुद्र में गया हो और उसका जहाज नहीं टूटा। हर एक व्यापारी, जबकि कुछ तो चले जाते होंगे जिनके जहाज नहीं टूटते होंगे, लेकिन जो हमें कथाएं मिलती हैं उन कथाओं में जो भी व्यापारी समुद्र में गया उसका जहाज टूटा। जहाज टूटने के बाद व्यक्ति वो समुद्र में पड़ा। ऐसा कोई भी कहानी नहीं मिली कि जिसमें वो व्यक्ति डूब गया हो, मर गया हो, ये नहीं मिला। वो व्यक्ति पटिये के सहारे कहीं ना कहीं किनारे जरूर लगा। ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये जीवन को हमें उपदेश देती हैं कि हम बिना बाहर गए हम संपत्ति नहीं कमा सकते। बाहर गए का मतलब व्यापार किए बिना। और कितना भी बड़ा हम करें, जीवन में कहीं ना कहीं हमारी नाव को टूटना है, चाहे बीमारी से टूटे, चाहे किसी की गमी से टूटे, चाहे कहीं ना कहीं से टूटे, लेकिन हमें वहां खत्म नहीं होना है। छोटा सा भी कोई सहारा हमें मिले तो उस सहारे के माध्यम से हमको अपनी जीवन पार लगाना है। और ये समझना है जीवन में कि सहारा कोई छोटा नहीं होता। प्राकृत कथाकार हमें ये कहता है कि सहारा कोई छोटा नहीं होता है, उसको हम मान दें तो हम अपने जीवन को आगे तक ले जा सकते हैं। मैं कई चीजें लिख के लाया था, लेकिन समय की सीमाएं होती हैं, आप लोगों की भी सीमाएं हैं। कितनी मेरी बकवास सुनेंगे, जितना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राकृत की संस्कृति को हम उजागर करें। मेरे विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर, मेरे सहपाठी और प्राकृत के विद्वान इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो प्रसन्नता होगी। मैं आज के जो व्याख्यान माला है, विभाग के संयोजका डॉक्टर प्रोफेसर कल्पना जैन को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने विभाग में कम से कम ये हर महीने एक व्याख्यान रखने का प्रयत्न किया और उसको निरंतर चालू रखे हुए हैं। जितने भी प्राकृत के विभाग हैं इस प्रकार की सक्रियता रखेंगे तो प्राकृत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आप सभी को सादर नमन, धन्यवाद। आपके इस विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान को सुनकर हम सभी लाभान्वित हुए। इसके लिए आपके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस अवस्था में भी प्राकृत की गाथाओं को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान करने के लिए भी आपको हार्दिक धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस व्याख्यान माला का शुभारंभ किया और निरंतर इसे चलाने के लिए प्रेरणा प्रदान की। तत्पश्चात मैं अपने विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं तथा हर कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। मेरे इस संकाय के संकाय अध्यक्ष भी हर एक अंतर सहयोग प्रदान करते हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित और ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित सभी सम्मानीय जनों, प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी, डॉक्टर वीरचंद जैन, डॉक्टर वर्षा कोठारी जी, प्रोफेसर कुलदीप जी, डॉक्टर राका जैन, तेजराज बाठिया जी, स्नेहलता जी, इन सब के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस व्याख्यान माला में पधार कर हमें अपना सहयोग प्रदान किया। और सभी जितने भी शोध छात्र इस ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सभी को सादर कर रही हूँ। हाँ, ये वे सभी यहाँ के सभी विभाग के अध्यापकों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। प्राकृत विभाग और अन्य विभागों में उपस्थित सभी शोध छात्रों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। यह कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए जीवन जी और उनकी टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस व्याख्यान माला में जुड़े सभी के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।